नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। रोज सुबह इस बात का इंतजार रहता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उसका निशाना कौन बनेगा। जैसे भारत में अरविंद केजरीवाल है ना, उसे एक छपास की बीमारी है। कुछ वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। उस भाई को भी रोजाना वीडियो कैमरा चाहिए कि भैया उसके सामने बैठूं और रोज कोई नई घोषणा करूं कि आज मैंने इस देश के ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया है, आज उस देश के ऊपर उतना टैरिफ लगा दिया है, आज मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है, आज मैंने पुतिन से बात की है, भैया पुतिन बड़ा अच्छा आदमी है जी। अगले दिन फिर आएगा, अरे नहीं नहीं पुतिन तो उतना ही खराब आदमी। आज मुझे कनाडा को 51st स्टेट बनाना है, आज मेक्सिको में मुझे बड़ी दीवार खड़ी करनी है, आज मुझे H1B वीजा पे $1 लाख का एक तरीके से फीस बनानी है। तो रोज कुछ ना कुछ अपने पिटारे से निकाल कर लाना है। लेकिन आज तक हो यह रहा था कि उसके निशाने पर सिर्फ जो गैर अमेरिकी थे, यानी अमेरिका से बाहर जो लोग थे या देश थे, वो उसके निशाने पर थे। लेकिन इस व्यक्ति की ईगो इतनी हाई है और इसको यह लग रहा है कि मैं दुनिया का जो सबसे ताकतवर व्यक्ति हूं, उसका निशाना अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी भी होने लगे। और डोनाल्ड ट्रंप की इसी ईगो और इसी कॉन्फिडेंस या कहें ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो अमेरिका है वो शटडाउन में जा रहा है, या कहें अमेरिका में सारे के सारे सरकारी काम ठप होने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एक तरीके से अमेरिका बंद होने की तरफ कगार पर खड़ा है। ऐसा नहीं है परमानेंट बंद हो रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए सारी जरूरी और गैर जरूरी जो सेवाएं हैं वो एक तरीके से ठप होने की कगार पर। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। देखिए, अमेरिका में जो सरकार है, वहां का जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे भारत में अप्रैल से होता है, वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अक्टूबर से होता है। तो 30 सितंबर रात 12 बजे तक वहां के जो दो सदन हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें जो दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी यानी जो ट्रंप की पार्टी है, और जो डेमोक्रेट्स हैं यानी ओबामा और बाइडेन की पार्टी है, उन्हें मिलकर जो एक तरीके से अपना बजट, जिसे वहां पर अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है, उसे पास करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 तारीख से लगभग सरकार के सारे गैर जरूरी काम बंद हो जाते हैं। जो जरूरी काम है, जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, आप उसे बंद नहीं कर सकते, वरना तो अराजकता चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। या बहुत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, या जो एटीएस है, जो एयरपोर्ट का काम संभालते हैं, वो सर्विसेज जो है उनको छोड़कर आप ये मानिए लगभग सारी जो सरकारी सर्विसेज हैं वो बंद होने की कगार पर है। वहां पर दो हाउस हैं, भारत की तरह भी दो हाउस हैं। जो लोअर हाउस है, यानी कि जो यहां का लोकसभा है, उसके समकक्ष वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसमें 435 की संख्या रहती है। उसमें जो रिपब्लिकन है, यानी जो ट्रंप की पार्टी है, उसके पास 219 का आंकड़ा है, और जो डेमोक्रेट्स हैं उसके पास 213 का आंकड़ा है। तो यहां से तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल पास हो गया। उसके बाद जो अपर हाउस आता है वो होता है सेनेट, जैसे यहां पे होता है राज्यसभा। उस सेनेट के अंदर जो संख्या है वो लगभग 100 की है। हर राज्य से दो दो आते हैं, यानी कि हर राज्य से एक, आप ये मान लीजिए, 2 राज्यसभा मेंबर आते हैं, उनका टर्म 6 साल का होता है, वहां पे उन्हें सेनेटर कहा जाता है। जो ट्रंप की पार्टी है उसके पास 53 है, 53 है, मेजोरिटी है। डेमोक्रेट के पास 45 हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर इस बिल को पास कराने के लिए लगभग 60 की संख्या चाहिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी 7 कम है। और उन्हें इसे पूरा करने के लिए, माफ कीजिएगा, 5 कम है, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी 7 आ गए, अभी 5 कम है, यानी डेमोक्रेट में से 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल के समर्थन में वोट करना पड़ेगा। लेकिन वो 5 की संख्या नहीं जुगाड़ पा रहे हैं। इसकी वजह से आज 1 अक्टूबर से अमेरिका में सारी गैर जरूरी काम और बहुत सारे जरूरी काम भी ठप हो गए। अमेरिका में लगभग 1.8 मिलियन यानी 18 लाख फेडरल कर्मचारी हैं, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। साथ ही 8.5 लाख नॉन असेंशियल वर्कर्स हैं। कोई क्लीनिंग स्टाफ है, कोई रिसर्चर है, कोई आईटी में काम करता है, वो नॉन असेंशियल्स में आते हैं। अभी जो स्थिति है, यानी आज की स्थिति के हिसाब से, मिलिट्री तो काम करेगी, पुलिस भी काम करेगी, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी काम करेंगी, एटीएस जैसा जो सर्विसेज हैं वो भी काम करेगी, जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालते हैं। उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं उन्हें यह कह दिया गया है कि आप फर्लो पर चले जाएं, जब तक ये एक तरीके से बंदी चल रही है, जब तक कि शटडाउन चल रहा है। फर्लो का मतलब आप घर जाइए, आराम कीजिए, कोई काम नहीं करना है, और इतने दिन की आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी।
यानी कि लीव विदाउट पे वाली स्थिति में उन सबको वापस भेज दिया गया। और स्थिति यह है कि वहां पर जितनी भी बाकी सर्विसेज हैं वो एक तरीके से ठप हो गई है। यानी कि वहां रेलवेज ठप हो गया है, पोस्ट ऑफिसेज की सर्विसेज मतलब इनकी या तो ठप हो जाएंगी, बिल्कुल बहुत स्लो हो जाएंगी ये सर्विसेज। रेलवे है, पोस्ट ऑफिसेज है, स्कूल है, स्कूल में भी लगभग 80% तक टीचर्स को घर भेज दिया गया है कि ठीक है भैया घर जाओ आराम करो। उसके अलावा कोर्ट एंड लीगल सर्विसेज यानी कि जो कोर्ट है वो भी बंद हो जाएंगी। कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया जो शटडाउन हुआ है इसके लिए हमारे पास लगभग 2 हफ्ते का तो पैसा है, उसके बाद हमें भी अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी। आप ये सोचिए अगर कोर्ट्स बंद हो जाती हैं तो पेंडेंसी ऑफ केसेस किस तरीके से हो जाएंगी। किसी को इमीडिएट बेल चाहिए या कोई बहुत सारी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट और लीगल सर्विसेज बंद हो जाएंगी तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम बंद हो जाएगा। स्कूल बंद हो जाएंगे तो शिक्षा के ऊपर फर्क पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएंगे तो आप सोचिए कितना सारी मेल्स और बहुत सारी चीजें जो इधर उधर होती हैं वो सब हैम्पर होंगी। रेलवे बंद हो जाती है तो आप सोचिए अगर भारत में अगर रेलवे बंद हो जाए तो क्या स्थिति होगी। रोज कितने करोड़ों लोग उससे यात्रा करते हैं। अमेरिका में खैर इतनी संख्या नहीं करते, लेकिन फिर भी आप एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैम्पर हो जाता है, आप समझिए क्या स्थिति हो जाएगी। म्यूजियम है, नेशनल पार्क्स हैं, ये बंद हो जाएंगे। क्लीनिंग सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज है, रिसर्च है, ये सब कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए। इसका भी प्रोविजन है वहां के कानून में कि वहां पर एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास हो पाया तो कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन उसे कहा जाता है वहां की टर्मिनोलॉजी में कि ये पास कर दीजिए। यानी कि भैया ठीक है पूरा बजट मत पास कीजिए, आप ये कर दीजिए कि जब तक शटडाउन है 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 दिन 1 महीना जब तक भी बंद है तो उसका एक प्रोविजन कर दीजिए इतने दिन का ये पैसा है कि भैया इतने दिन इस पैसे से काम चला लीजिए। उसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो काम करती हैं केंद्र सरकार के साथ, वहां की सरकारों के साथ, उनके फंड्स रुक जाएंगे, वो सैलरी नहीं दे पाएंगे अपने लोगों को। तो आप समझिए सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारी हैम्पर हैं, उसके साथ जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जुड़ा होता है, हजारों लाखों कंपनियां जुड़ी होती हैं, उनमें जितने कर्मचारी होते हैं उन सब के साथ दिक्कत परेशानी आने वाली है। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि जब ओबामा की सरकार आई थी तो उसने हेल्थ केयर में जो प्रीमियम होते हैं, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में सब कुछ इंश्योरेंस के ऊपर चलता है, वहां अगर आप बिना इंश्योरेंस के इलाज कराने जाएंगे तो भाई साहब लगभग एक आम आदमी के लिए असंभव जैसी स्थिति है कि वहां पर वो अपना इलाज करा पाए, कि बहुत ही महंगा है। मतलब भारत में आप जिस चीज को हेल्थ केयर को महंगा कहते हैं ना, अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो भारत कौड़ियों में काम करता है। वहां पर सब कुछ चलता है इंश्योरेंस के बलबूते। आप साल भर में एक प्रीमियम देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मेरा इंश्योरेंस हो चुका है और मुझे कोई हेल्थ की कोई दिक्कत आएगी तो इंश्योरेंस कवर करेगा। तो जो ओबामा की सरकार आई थी उसने वो जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स थे उस पर सब्सिडी दी थी एक बड़ी। मान लीजिए अगर 1 लाख का आपका प्रीमियम है तो 80,000 60,000 कुछ ऐसा सरकार प्रीमियम देगी, सब्सिडाइज कर देगी उसे, आपको 20-30 हजार रुपए ही देना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो ये कह रही है कि भैया हम क्यों दें ये प्रीमियम। जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है उसके तहत वो ये कह रहे हैं हम क्यों दें प्रीमियम, जिसकी बीमारी है जिसको प्रीमियम भरना है जिसको इंश्योरेंस लेना है वो देगा, हमें सरकारी खर्चों में कटौती करनी है। मतलब बिग ब्यूटीफुल बिल लाएंगे, दुनिया भर का खर्चा करेंगे, लेकिन जो एसेंशियल सर्विस है एक तरीके से मतलब एक आदमी आम आदमी के लिए जुड़ी हुई है वो उसके प्रीमियम को नहीं भरने के लिए तैयार है। तो यहां पर डेडलॉक फंसा हुआ है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा है प्रीमियम को सब्सिडाइज करो, हमने किया हुआ था, हम इसके लिए लड़के खड़े होंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि हमने जनता को दिया। ओबामा ने एक तरीके से ओबामा केयर लाया तो ओबामा ने एक तरीके से अपनी लेगेसी क्रिएट की, वो कह रहा है कि मैं इस लेगेसी को खत्म नहीं होने दूंगा। और ट्रंप ये कह रहा है भैया लेगेसी वेगेसी कुछ नहीं है, प्रीमियम प्रीमियम मैं कुछ नहीं दे रहा, पीछे हट जाओ। दरअसल यहां पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी एक तरीके से जो ईगो है वो सामने आ रही है, क्योंकि वो डेमोक्रेट के द्वारा खड़ा किया गया कोई भी सिस्टम हो उसको चलने नहीं देना चाहता। वो जब राष्ट्रपति भवन में आया उसने सारे राष्ट्रपतियों की फोटो लगी रहने दी, बाइडन की हटवा दी। वो इस हद तक बाइडन और ओबामा का जो नेक्सस है और हिलरी क्लिंटन जो है उनसे इस हद तक परेशान है, इस हद तक चिड़ा हुआ है। तो वो चाहता है कि जो ओबामा की जो लेगेसी क्रिएट हुई है उसे मैं खत्म कर दूं। और यहां पर आकर वो डेडलॉक फंस गया है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। रिपब्लिकन कह रहे हैं हम सब्सिडी नहीं देंगे और वो ये कह रहा है कि आपको देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सरकार में ये पहली बार कोई ऐसा
जो शटडाउन हुआ है पहली बार हुआ है। पिछले 50 साल में लगभग 20 बार हो चुका है। इससे पहले अभी 6 साल से लगभग कोई शटडाउन नहीं हुआ है। इससे पहले जो शटडाउन हुआ था वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही हुआ था 2018 में, जब लगभग 35 दिन का शटडाउन था और सबसे बड़ा शटडाउन था। उससे पहले जो बड़ा शटडाउन था वो शायद 1995 के आसपास 21 दिन का शटडाउन था। तो आप कह नहीं सकते कि 10 दिन चलेगा शटडाउन, 20 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, आज ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक भी ये शटडाउन चलेगा तो निश्चित तौर पर जो इकोनॉमी है उसे बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत हेम्पर होने वाला है। क्योंकि पिछली बार भी जब ये शटडाउन हुआ था लगभग 35 दिन का, तो ये एस्टिमेटेड था कि हर महीने लगभग जीडीपी को 0.1% का नुकसान हो रहा था। और पिछली बार जब ये शटडाउन हुआ था तब जो अमेरिका है उसे $11 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। तो ये स्थिति है। और डोनाल्ड ट्रंप की उसी ईगो की वजह से जो चीजें हैं वो रुकी हुई हैं। अब फर्क क्या आता है? देखिए, शॉर्ट टर्म फर्क तो ये आएगा कि बहुत सारे लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड बिल भरने पड़ेंगे क्योंकि उनकी सैलरी तो आ नहीं रही है। अमेरिका में आज भी 27% लोग ऐसे हैं जो अपनी फूड के लिए, अपने खाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर है। आपके टैरिफ की वजह से अभी इन्फ्लेशन उस हद तक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि अभी तक तो शेल्फ्स में भरा हुआ था ना सामान, क्योंकि कोई भी दुकानदार 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने का स्टॉक लेकर चलता है। और शायद त्योहारी सीजन आने वाला है तो बहुत लोगों ने पहले ही बहुत सारा कुछ भर लिया होगा। लेकिन जैसे जैसे अभी शेल्फ्स खाली होना शुरू होंगे, उसके बाद अब जो महंगाई आपके सामने आएगी वो अलग है। और उसके बाद आपको सैलरी नहीं मिल रही है। मान लीजिए 1 महीने का शटडाउन रहता है तो आपकी 1 महीने की तो सैलरी चली जाएगी, यानी इफेक्टिवली आपको साल में 11 महीने ही सैलरी मिली है। अब देखिए, पहले महंगाई, ऊपर से सैलरी कट, यहां तक भी ठीक था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कह दी इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत भारी हो गया है पूरा का पूरी फेडरल सरकार। अगर आप फर्लो पे भेजते हैं और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं कि भैया मैं उन्हें निकालने के लिए तैयार हूं। ज्यादातर डेमोक्रेट है, यानी सरकारी कर्मचारियों में भी वो ये तय कर रहा है कि कौन रिपब्लिकन है, कौन डेमोक्रेट है, और मैं उन सारे के सारे डेमोक्रेट्स को निकालने के लिए तैयार हूं। और इसका बहाना लेकर वो 1.5 लाख लोग तैयार भी बैठे हैं कि हमें इस्तीफा देना है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सरकार चला रहा है, वहां के सरकारी कर्मचारी बहुत सहज नहीं है ज्यादातर उससे, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी हुई है। तो उन्हें भी बहाना मिल गया है कि हम इस्तीफा देंगे, ताकि देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार हो जाए कि भैया देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से इतने लाख लोगों की नौकरी चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है ना, मेरे आने की वजह से देखिए अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, नौकरियां जनरेट हो रही हैं। एक साथ 1.5 लाख लोग सरकारी कर्मचारी अगर नौकरी छोड़ते हैं तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। आपको 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती है तो सोचिए क्या स्थिति होगी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या स्थिति होगी। और मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है। मिड टर्म इलेक्शन से पहले अगर ये सब कुछ होता है तो उसके लिए ही एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थितियां मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि दरअसल अगर ये शटडाउन जैसी स्थितियां बनती हैं तो ये माना जाता है कि उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसकी कमी है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत तो देख ही सकते हैं। 2001 में अमेरिका के ऊपर जो कुल कर्ज था वो 479 लाख करोड़ था, और आज वो 3000 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। तो अमेरिका कर्ज भी उठा रहा है, इन्फ्लेशन की भी दिक्कत है, वो रिटर्न कैसे करेगा वो भी दिक्कत है, डी-डॉलराइजेशन का भी खतरा है। तो अमेरिका वैसे ही मल्टीपल फ्रंट्स पे गिरा हुआ है, और उसमें बीच में इस तरह का एक तरीके से रोड ब्लॉक आ जाता है या एक तरीके से स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ये तो और नुकसानदायक है अमेरिका के लिए। तो खैर, इसमें से आगे क्या होता है, कैसे होता है, कब तक ये शटडाउन चलता है, निश्चित तौर पर अमेरिका को इससे नुकसान ही है। 1 दिन के लिए भी हो, 10 दिन के लिए हो, 1 महीना हो, 2 महीना, जितने दिन के लिए भी हो। और दिक्कत क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, डेमोक्रेट भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना यह है कि यहां से चीजें कहां जाती हैं। लेकिन जहां भर भी जाती हैं, जो अमेरिका का डोमिनेंस है, जो अमेरिका दिखाता है कि भैया मैं सुपर पावर हूं, निश्चित तौर पर सुपर पावर है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से अमेरिका के नीचे से जमीन धीरे धीरे उसकी जो लूज होती जा रही है, अमेरिका को भी उसका एहसास है। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है।
मागा के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है, वोकनेस के चक्कर में डेमोक्रेट्स लगे हुए हैं, और वो जिस तरफ भी जा रहे हैं वो अमेरिका के लिए बहुत बेहतर दिशा नहीं। और अमेरिका में जो ये कुछ हो रहा है उसका निश्चित तौर पर भारत पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्विसेज स्लो हो जाएंगी तो भारत का बहुत सारा एक्सपोर्ट अगर जा रहा है तो वो पोर्ट्स पे अटक जाएगा, भारत को बहुत सारा पेमेंट होना है वो अटक जाएगा, भारत से फ्लाइट्स जा रही हैं वो अटक जाएंगी, भारत के बहुत सारे छात्र होंगे जिनके वीजा एप्लीकेशन होंगे वो अटक जाएंगे, H1B वीजा के एप्लीकेशन होंगे वो अटक जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें डिले हो जाती हैं, और ये सब देशों के साथ होगा, ऐसा नहीं भारत के साथ होगा। भारत से है तो भारत के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू कंट्रीज वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएंगी। तो इन चीजों के ऊपर भी नजर बनाए रखनी है। खैर जो भी इसमें डेवलपमेंट आएगी वो आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।